Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight. This is lecture 2 part 1. This is new chapter which is highway geometric design and the topic is cross sectional elements. So before beginning, this is all about me, Piyush Sharma. So without any delay, let's begin our lecture. तो अभी तक हमने बेसिक ये देख लिया हाईवे को अलाइनमेंट और उसके अबाउट जैसे रोड कंस्ट्रक्ट करनी है तो वो फाइनल अलाइनमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है बिटवीन टू पॉइंट्स। अब जब हाईवे बनाएंगे तो उनके अंदर किन की पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए और कैसे हाईवे को डिज़ाइन किया जाना चाहिए, और ज्योमेट्री से आपको पता लग रहा है उससे रिलेटेड मैथ्स, तो इसकी ज्योमेट्री जो है हाईवे की उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को हम डिस्कस कर लेंगे, ये अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद ही हम जाके पेवमेंट डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट पोर्शन, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्रीफली एक पॉइंट ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ इन फ्रंट ऑफ यू गाइस कि हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, साइट डिस्टेंसेस जिसे कि हम कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ये सारे देखेंगे। फिर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कर्व्स देखेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट में वर्टिकल कर्व्स देखेंगे यानी कि समिट कर्व, वैली कर्व्स। इंटरसेक्शन एलिमेंट्स में हम देखेंगे कैसे अगर रोड किन्हीं पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पर किस किस टाइप के साइंस क्या होना चाहिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, आईआरसी कोड क्या कहता है, इन सारी पॉइंट्स पे भी हम लोग एक ना एक बात करेंगे। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स की। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड है? क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में इंक्लूड कर सकते हैं अपन पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, साथ में क्रॉस स्लोप या कैम्बर, यानी कि सपोज करो दिस इज रोड, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रोड ना कुछ ऐसी होती है, बीच में से उठी हुई होती है। क्रॉस सेक्शन अगर मैं काट के देखूँ उठी हुई होगी और साइड से नीचे होगी, तो ये जो स्लोप आ रही है इसे क्या कहते हैं? क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर। तीसरा है पेमेंट विड्थ, पेमेंट की क्या विड्थ होगी। ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड अंडर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। तो अगर हम बात करें पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हो कि सरफेस के ऊपर क्या क्या होगा। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा, उसी के बेसिस पे अपन चल पाते हैं। ना ज़्यादा स्लिप होना चाहिए ना ज़्यादा स्किड होना चाहिए। अब ये क्या चीज़ है? स्किड फ्रिक्शन। लेस रोटेशन एंड मोर ट्रांसलेशनल डिस्टेंसेस कवर्ड। इसका मतलब है कि एक सिचुएशन आप ये देख सकते हैं, अगर एक कोई कार आ रही है हाई स्पीड में, एकदम से उसमें ब्रेक लगाया जाए यानी कि उसके टायर्स को ज़बरदस्ती जाम कर दिया जाता है रोटेट होने से, तो वो टायर घिसटता हुआ आगे चला जाता है, तो वो कुछ इस टाइप के मार्क्स बनाता है। इसे क्या कहते हैं? स्किड मार्क्स। तो इन मार्क्स से एक बात क्लियर होती है हम लोगों को, वो ये कि टायर का रोटेशन जो है वो बहुत कम हुआ या जाम हो गया, या कहूँ टायर का रोटेशन बहुत अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो गया और जो हमारी व्हीकल है वो घिसटता हुआ चला गया। तो यहाँ पे देखो ट्रांसलेशन, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रोटेशन। अगर आपकी व्हीकल बिना किसी मतलब इफेक्ट के, स्किड और स्लिप की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली चल रही है, तो जितना वो रोटेट करता है व्हीकल उतना ही हम डिस्टेंस भी कवर करते हैं। ये लॉजिक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्किड की। अब स्किड रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए अपन क्या करेंगे? इस इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, स्किड रेजिस्टेंट टेस्टर कहते हैं इसको। इसके अंदर एक ऐसा होता है स्केल होता है और यहाँ पे एक वेट लगा होता है, इसके साथ एक अटैच्ड होती है एक, आप कह सकते हैं निडल, सुई सी। तो जैसे ही अपन इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये फ्री फॉल होगा, ये पेंडुलम की तरह इसको लेके जाएगा, यहाँ तक ऊपर लेके जाएगा, और जो निडल होगी वो यहाँ पे स्टक होके रह जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और ये जो पेंडुलम की तरह जो वेट है ये वापस नीचे आ जाएगा और थोड़ा सा सेट हो जाएगा। इससे हमें पता लग जाएगा, यहाँ से रीड कर लेंगे निडल की रीडिंग से कि क्या रीडिंग आई है। अब देखो
इस मामले में जो हम कह रहे हैं स्किड फ्रिक्शन मामले में पता कैसे चलेगा ये बताओ। अगर सपोज करो सरफेस बहुत ज़्यादा रफ है, अगर सरफेस बहुत ही ज़्यादा रफ है तो ये जो पेंडुलम है अपनी बहुत सारी एनर्जी इसके फ्रिक्शन के अगेंस्ट लूज कर जाएगा और रीडिंग जो आएगी वो बहुत कम आएगी। और अगर सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है तो ये जो वेट है पेंडुलम की तरह मनूवर करता हुआ काफ़ी ऊपर तक चला जाएगा और निडल की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो आपके लिए ऑल्दो मैंने एक डिफरेंट यूट्यूब चैनल से एक वीडियो चूज़ करके रखी है, बट आई थिंक मैंने यहाँ जो एक्सप्लेन किया वही है। बेटर होगा ना ही दिखाऊं, क्योंकि यार आजकल आप लोगों को पता है कि स्ट्राइक बहुत होती है। बट आई एम सजेस्टिंग यू गाइस कि आप यूट्यूब में बस ये लिख देना स्किड रेजिस्टेंस टेस्टर, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बात करते हैं स्लिप फ्रिक्शन की। स्लिप फ्रिक्शन में क्या होता है, मोर रोटेशन ऑफ व्हीकल देन लेटरल मूवमेंट। यानी कि अगर आपने स्टंट्स मैन को देखा होगा तो जैसे बाइक पे ये स्टंट कर रहा है, क्या करता है आगे के ब्रेक को पूरा जैम कर देता है, यानी जैम मतलब पूरा ब्रेक अप्लाई कर देता है और व्हीकल यानी कि व्हील जो है आगे का व्हीकल जैम हो जाता है मूवमेंट करने से। तो हमारा जो व्हील है वो मूव नहीं कर पा रहा है और पीछे का जो पहिया उसमें फुल रेस देता है, वो घूमता रह रहा है घूमता रह रहा है, एक ही जगह पे व्हीकल घूमा जा रहा है, व्हील जो है घूमा जा रहा है घूमा जा रहा है, व्हीकल तो बिल्कुल भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। तो उसके अंदर एक व्हील का हुआ ज़्यादा रोटेशन और लेटरल मूवमेंट जो बहुत ही कम हुआ, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं अपन स्लिप। और फ्रिक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे बात हो गई इसकी स्लिप फ्रिक्शन की। पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक में हमने बात की स्किड फ्रिक्शन और स्लिप फ्रिक्शन की। अब बात करते हैं इसके पेवमेंट अनइवननेस की। ये भी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का ही पार्ट है। तो पेवमेंट अनइवननेस क्या है, अनड्यूलेशन इन सरफेस। देखो जैसे कि आपकी कोई रोड है जो बिल्कुल स्मूथ है, या एक रोड है जिसमें छोटे मोटे ऐसे गड्ढे से हैं, कोई पॉट होल सा है, तो वहाँ पे आपकी स्पीड, आपकी जो स्टेबिलिटी है व्हीकल की वो कम हो जाएगी, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं अनड्यूलेशंस। यानी कि छोटे मोटे गड्ढा हो गया, थोड़ा सा सब्सिडेंस आ गया। सब्सिडेंस मतलब आगे टेक्निकल टर्म में देखेंगे, मतलब थोड़ा आप कह सकते हो डिस्पर्जन आ गया रोड के अंदर। ये सारी चीज़ें पेवमेंट अनइवननेस लीड्स टू डिस्कम्फर्ट इन ड्राइविंग, वियर एंड टियर इन टायर, मोर फ्यूल कंजम्पशन। तो ये सारे के सारे किस में देखने को मिल रहे हैं, पेवमेंट अनइवननेस में। रीज़न क्या है, क्यों मतलब पेवमेंट में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो कहीं से बैठ गया, कहीं पे वो ज़्यादा ऊपर हो गया, कहीं से ब्रेक सा दिखा जाता है, मतलब क्रैक्स आ जाते हैं, कहीं पर आपके पॉट होल्स पड़े होते हैं। तो रीज़न क्या है, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ मटेरियल। सेकंड है अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तीसरा है फटीग एंड रटिंग फेलियर। इनको भी हम देखेंगे पेवमेंट डिज़ाइन के अंदर इन डेप्थ अच्छे से देखेंगे, IRC 37 कोड ने क्या कहा है। एंड फोर्थ इज इम्प्रॉपर सरफेस ड्रेनेज। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो पूछ लेंगे एग्जाम के अंदर, पूछ भी चुके हैं कि सरफेस अगर अनड्यूलेटेड है, थोड़ा अजीब सा है, क्रैक खा गया, तो क्या रीजंस हो सकते हैं। तो आप बता सकते हैं इन चार में से कोई ना कोई रीज़न होगा, या चारों भी हो सकते हैं। अब पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक का एक और पार्ट है लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन द कलर इज़ कंसर्न, सरफेस का कलर जो होता है वो उसमें बड़ा ध्यान दिया जाता है कि जो सरफेस है वो ग्लेयर ना करे। सरफेस ऐसे तो ग्लेयर नहीं करेगा, वो कब करता है, जब ड्यूरिंग रेनी सीजन जो वाटर है थोड़ा सा इंट्रैप हो जाता है रोड के अंदर। तो जब भी आप आई साइड देखते हैं तो यार आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो थोड़ा सा ग्लेयर मारता है, ढंग से आपको रोड विजिबल नहीं हो पाती है और चीज़ें गड़बड़ा जाती है। सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कंसर्न इन ईयर कि ग्लेयर ना मारे। और मानसून सीजन में अगर हम रात में देखें तो जो लाइट कलर है, यानी कि कंक्रीट पेमेंट का ग्रे कलर जैसा होता है, कलर जो होता है अप्रॉक्सीमेटली, वो लेस ग्लेयर प्रोड्यूस करता है। जबकि जो ब्लैक एसफॉल्ट पेमेंट है, यानी ब्लैक कलर वाली पेमेंट होती है जो कि एसफॉल्ट की बनी होती है, उनके अंदर ज़्यादा ग्लेयर देखने को मिलता है रात में, स्पेशली कब, रेनी सीजन में, जब थोड़ा सा वाटर सरफेस के ऊपर रह जाता है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं जिनको डिज़ाइनर ध्यान में रखता है कि हाँ, अगर हम एसफॉल्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो भाई अच्छे से स्लोप हो, ज़्यादा हो, पानी जो है साइड में बह के
निकल जाए। अगर आपने नहीं निकलने दिया तो ग्लेयर होगा, ग्लेयर होगा तो भाई ड्राइवर जो एक्सीडेंट कर बैठेगा। तो ये पहला पार्ट पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया। अब बात करते हैं क्रॉस स्लोप और कैम्बर की। तो ये क्या है? अगर हमने जैसे कि किसी भी रोड का क्रॉस सेक्शन काटा और मैंने आपको बताया था कि उसमें ऐसा लगता है कि बीच में से कुछ ऊपर है और साइड में से वो नीचे है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम जो वाटर आया है यहाँ पे रेन वाटर, वो है साइड में बह के निकल जाए, यानी कि उसका फ्लो होके वो ड्रेनेज सिस्टम में पहुँच जाए जो हमने साइड में बनाए हुए हैं, वहाँ पे कलेक्ट हो जाए, यहाँ पे भी कोई ग्लेयर ना रहे, स्किड रेजिस्टेंस जो है वो बना रहे, ज़्यादा दूर तक ऐसा ना हो ब्रेक लगाने पे व्हीकल जो है स्लिप होके बहुत दूर तक, स्लिप नहीं स्किड होके बहुत दूर तक चला जाए और एक्सीडेंट हो जाए। तो बहुत सारे रीज़न है कि हम चाहते हैं कि पानी जो है निकल जाए। तो ट्रांसफ़र स्लोप प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज ऑफ वाटर, उस ट्रांसफ़र स्लोप को हम कैम्बर या फिर क्रॉस स्लोप कह रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि भाई क्यों हम वाटर निकालना चाह रहे हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया स्किड रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अगर डिक्रीज़ नहीं होगा भाई, अगर बहुत ज़्यादा हो गया स्किड रेजिस्टेंस तो व्हीकल जल्दी रुक जाएगा, और स्किड रेजिस्टेंस कम होता चला गया तो व्हीकल ब्रेक दबा दिया, व्हील्स जैम ज़रूर हो जाएंगे बट वो आगे चलते चलते स्किड करता करता दूसरे व्हीकल से टकरा जाएगा, बूम, एक्सीडेंट। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चरल रीज़न भी है कि वाटर जो है सरफेस पे ना रहे। उसका है सबसे इम्पॉर्टेंट कि वाटर जो है वो सबग्रेड में ना घुसे। अभी सबग्रेड क्या है? देखो रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी कई लेयर्स होंगी, जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो होती है सॉइल की, जिसे हम कहते हैं सॉइल सबग्रेड। तो ये सबग्रेड ऑफ सॉइल जो है, ये अगर इसमें वाटर जाएगा, आपको पता है एक बार सॉइल गीली हो गई तो उसकी जो स्ट्रेंथ कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो अंडर लोड हमारा स्ट्रक्चर फेल कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टू प्रिवेंट वाटर एंट्री इन बिटुमिनस लेयर्स। ऐसा क्यों? बिटुमिन लेयर से इसलिए बचाना चाहते हैं क्योंकि जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, यानी कि जो आपके कंकड़ यूज़ होते हैं या कोर्स एग्रीगेट्स और फाइन एग्रीगेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो एफिनिटी है वाटर के लिए वो कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बिटुमिन। बिटुमिन के लिए कम होती है, यानी कि ले दे के जो हम ब्लैक ब्लैक एसफाल्ट डाल सकते हैं, या देशी भाषा में उसे डामर भी कहते हैं। तो डामर जो है उसको बिल्डिंग मटेरियल कम प्यार करती हैं और पानी को ज़्यादा। अगर पानी उनके आसपास होगा तो सबसे पहले अपने पोर्स के थ्रू वाटर को जो है एब्जॉर्ब करना पसंद करेंगे। तो ये इन जनरल टर्म में मैं बात कर रहा हूँ। जब मटेरियल्स की बात करेंगे तब अच्छे से आपको समझ में आएगा स्ट्रिपिंग टेस्ट के अंदर कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। बट फॉर नाउ यू कैन लर्न इट कि बिल्डिंग मटेरियल दे हैव मोर एफिनिटी फॉर वाटर देन बिटुमिन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर कैसे कैसे किस किस टाइप की क्रॉस स्लोप दी जा सकती है। तो ए बी सी आप देख रहे हैं यहाँ पे। ए है पैराबोलिक, ये अक्सर आपने देखी होगी, बहुत कॉमन है और हाईली एडवाइजेबल है। सेकंड जो है वो है स्ट्रेट लाइन। ये किस में है? ये सीमेंट कंक्रीट में एडवाइजेबल होती है, क्योंकि हम सीमेंट कंक्रीट में यार इतना पैराबोला वगैरह नहीं मेंटेन कर पाते, तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेते हैं। जबकि जो बिटुमिनस है उसके अंदर हम पैराबोलिक लेते हैं। फिर तीसरी आती है टाइप की कंबाइंड, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक होती है। एक होता है बैरल। बैरल के अंदर आपको इलिप्टिकल शेप भी दे सकते हैं। अब इलिप्टिकल शेप जो होता है ना यार, वो कुछ ऐसा ही है। इसमें वाटर जो है ड्रेन ऑफ करके साइड में जाना है, तो आप पैराबोलिक भी दे सकते हैं और इलिप्टिकल भी दे सकते हैं। तो बैरल रिप्रेजेंट्स द कर्व। ये जनरली जो आपने पैराबोलिक और इलिप्टिकल देखी है किस टाइप की सॉइल में देनी है? एस्फॉल्ट वाले में देनी है। और जो स्ट्रेट लाइन है ये किस में प्रेफर की जाती है? सीमेंट कंक्रीट में प्रेफर की जाती है। और कंबाइंड भी पॉसिबल है। तो पैराबोला बीच में, स्ट्रेट लाइन इधर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार, वह टॉप मोस्ट पॉइंट जो है किसी भी रोड का, उसे क्या कहते हैं? क्राउन। तो यहाँ पे क्राउन कहाँ है? ये रहा। यहाँ पे क्राउन कहाँ है? ये रहा।
इस वाले कंबाइंड में क्राउन कहाँ है, ये रहा, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट जो है उसे क्या कहेंगे, क्राउन। अच्छा ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, क्रॉस स्लोप को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जैसे सपोज करो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे मतलब टेन थीटा में रिप्रेजेंट कर दूं, कैसे करो, तो वो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो अपन उसे रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में, यानी कि सपोज करो ये 1 है, 1 वर्टिकल अचीव हुआ है मेरे से n हॉरिजॉन्टल जाने में, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 वर्टिकल इज टू n हॉरिजॉन्टल, या फिर परसेंटेज में, तो परसेंटेज कैसे देंगे, यहाँ पे ये 1 है और मैंने कहा n हॉरिजॉन्टल, तो परसेंटेज क्या आएगा, 1/n इंटू 100, ये हो गया इतने परसेंटेज आपका। जैसे कि 1 in 50, आप एक स्लोप को रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 in 50, या फिर 1/50 इंटू 100, दैट इज 2%। तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे स्लोप्स का। अब आपको जो मैं टेबल दिखा रहा हूँ इसको रट लेना, क्योंकि इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसका कितना होता है। एटलीस्ट अगर पूरा ना रट पाओ यार, 2 का रट लो, कॉन्क्रीट और बिटुमेन का। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, बोल दूंगा तो आपको शायद याद हो जाए, तो ध्यान से सुनो। कॉन्क्रीट पेवमेंट का सबसे कम है क्रॉस स्लोप, अगर आप देख रहे हैं सबसे कम किसका है, कॉन्क्रीट का है। क्यों, क्योंकि कॉन्क्रीट में सबसे कम पानी जो है एब्जॉर्ब होगा, तो हम उतनी कम स्लोप रखते हैं, आराम से पानी बह जाएगा। हाँ ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इसके लिए कितना रखा गया, 1.7% टू 2%। ओके, अगर आपको 2% नहीं समझ में आ रहा है तो आप याद कर सकते हैं, 2% का मतलब है 2/100, जिसका मतलब 1/50, तो आप हो गए 1 in 50। तो आपसे क्वेश्चन वो इस तरीके से भी दे सकता है, 2% की बजाय 1 in 50, तो उसे घबराना नहीं, बस कन्वर्ट कर लेना, परसेंटेज में याद कर लो, 1.7 टू 2%। बिटुमिनस पेवमेंट का 2% टू 2.5%, क्योंकि अभी अभी बताया मैंने कि एसफॉल्ट के कंपैरिजन में बिल्डिंग मटेरियल्स की वाटर के लिए एफिनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो थोड़ी ज़्यादा स्लोप दे देते हैं, 2% टू 2.5%। अब बात करते हैं वाटर बाउंड मैकाडेम। अब ये क्या है, देखो कई बार आपने छोटे रीजन्स में गए हों, जैसे कि विलेजेस या विलेज के इंटीरियर पोर्शन में। खैर आजकल तो विलेजेस में भी सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमिनस रोड्स हैं, बट फिर भी आपको कुछ रीजन्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे सिर्फ मड की एक लेयर बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर एग्रीगेट्स डाल दिए जाते हैं और उन्हें कंप्रेस कर दिया जाता है। तो ऐसी रोड को हम कहते हैं वाटर बाउंड मैकाडेम रोड्स। तो वहाँ पे वो क्या है, अभी भी एक्सपोज्ड है, उनके ऊपर हमने कोई भी बाइंडिंग मटेरियल नहीं डाला है, यानी कंक्रीट नहीं डाला, एस्फॉल्ट नहीं डाला, तो वो एक्सपोज्ड है। ऐसी रोड्स को वाटर बाउंड मैकाडेम कह रहे हैं। तो उनके लिए ऑब्वियसली अगर उसके ऊपर वाटर गिरेगा, रेन का वाटर या कैसा भी वाटर हो, तो वो जल्द से जल्द चला जाए, वो ज़रूरी है, क्योंकि वो तो अब सीधा ही पेनिट्रेट कर सकता है एब्जॉर्ब करके। तो इसलिए इसकी स्लोप ज़्यादा हो गई, 2.4% टू 3%। और अब बात करते हैं अर्दन रोड्स की। अर्दन रोड्स का मतलब है कि एग्रीगेट्स भी बहुत कम यूज़ किए हैं, सिंपल मड है, तो उसमें और भी ज़्यादा रखी जाती है, 3 टू 4%। तो 1.7 टू 2%, 2 टू 2.5%। अब देखो इन जनरल बोलता हूँ, कई बार आपको मिलेगा कैम्बर दे दो 2%, तो आप समझ सकते हो कि 2% इज द एक्सट्रीम ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट एंड इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एसफॉल्ट पेमेंट। इसलिए 2% जो है आपको बहुत बार बुक्स में या डिज़ाइनर्स की पहली चॉइस मिलेगी, अगर पता नहीं है कि हम कौन सा वाला मटेरियल यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो वो जनरली 2% के आसपास लेके रखते हैं। अब अपन बात करते हैं पेवमेंट विड्थ की। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है पेमेंट विड्थ। तो व्हीकल, जैसे कि हमारे कोड्स हैं, ऐसे ही मैकेनिकल के लिए भी गवर्नमेंट ने, मैकेनिकल में जो बच्चे पढ़ते हैं कि हम ऑटोमोबाइल्स बना रहे हैं, बस हो, ट्रक्स हो, उन सब की एक विड्थ जो है गवर्नमेंट ने स्टैंडर्डाइज कर रखी है। तो ऑब्वियसली वो ब्रिटिश कोड्स ही आई हैं सारी, तो वो कितनी है, 2.44 मीटर। तो मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल इज 2.44 मीटर। कैरिज वे इज द पोर्शन ऑफ रोड ऑन विच व्हीकल कम्यूट्स, मतलब व्हीकल्स कम्यूट करते हैं जिस पोर्शन के ऊपर उसे कैरिज वे कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है भाई कैरिज वे, ये देखो, ये रोड का एक क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट बनाया है, इसके बाद शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स यानी कि वही दबी हुई ज़मीन जिस पे आप जल्दी से निकल के खड़े हो जाते हैं रोड के बगल में। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम होता है, तो जहाँ पे रोड के ऊपर आपके व्हीकल्स
कम्यूट करेंगे यानी कि आएंगे और जाएंगे, करेक्ट, तो उसे कहते हैं कैरिज वे। ठीक है, व्हीकल्स कम्यूट कर रहे हैं कैरिज वे पे, मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल है 2.44 मीटर। अब आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस टाइप के हैं, बहुत विड्थ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, वो है कैरिज वे विड्थ से रिलेटेड। ये टेबल तो याद करनी है, मतलब ये जो ऊपर मैंने बिटुमिनस और एक सीमेंट कॉन्क्रीट है तो वो तो मिनिमम याद कर लो, पूरी टेबल आ जाए याद, बहुत बढ़िया। ये तो पूरी याद करनी है। रोड है, सिंगल लेन रोड है तो कैरिज वे विड्थ कितनी है 3.75 मीटर। 2 लेन रोड है, नो रेज्ड कर्ब्स। कर्ब्स क्या होते हैं, अगर आपने साइड में देखा होगा तो एक ऐसा बना रहता है वो, जिसके ऊपर आपने देखा होगा वाइट फिर येलो, फिर वाइट फिर येलो पेंट करते हैं। चलो इसकी एक फ़ोटो डाल देता हूँ, ये आपको पिक दिख रही होगी साइड में। इसके अंदर ये जो वाइट वाइट और ये दिख रहा है, इसे कहते हैं वाइट ब्लैक वाले को अपन कर्व्स। कई बार इसमें येलोइश ब्लैक या वाइट येलो भी कर देते हैं, तो दैट इज रेस्ड कर्व्स। रेस्ड कर्व, अब हमने कहा 2 लेन जिसमें कोई कर्व नहीं है, तो वहाँ पे जो रोड विड्थ है वो हो गई 7 मीटर, क्योंकि वहाँ उसके आसपास हम शोल्डर दे सकते हैं, तो इसलिए 7 मीटर। बट जो 2 लेन है विद रेस्ड कर्व्स, अब कर्व्स को रेस कर दिया, इसके आसपास आ गया फुटपाथ, अब यहाँ से लोग जाएंगे तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो व्हीकल का मैन्यूवर है उसको ज़्यादा कर दो कैरिज वे विड्थ को, तो वो हो गया 7.5 मीटर्स, ताकि साइड में व्हीकल रुक सके इमरजेंसी स्टॉपिंग के केस में, इसलिए 7.5 मीटर्स दिया जाता है इफ देयर इज अ रेज्ड कर्व। मल्टी लेन के लिए 3.5 मीटर पर लेन है, और इंटरमीडिएट लेन के लिए इट इज 5.5 मीटर। अभी जो PMGSY में 1 लेन जो बनानी थी, यानी कि सिंगल लेन बनानी थी रोड्स, वो पहले 2019 में कंप्लीट हो चुका है पूरा प्रोसीजर। उसमें 3.75 मीटर्स के अकॉर्डिंग हमने सिंगल लेन बना दी। अब हम पार्ट 2 में चल रहे हैं, यानी कि हम उन सिंगल लेन को अब कन्वर्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट लेन में, यानी कि 5.5 मीटर के अंदर। फिर उसके बाद थर्ड फेज आ जाएगा, जिसके अंदर हम उनको इंटरमीडिएट से 2 लेन बना देंगे, यानी कि 7 मीटर की विड्थ बना देंगे। तो मल्टी लेन क्या है, जब बहुत सारी लेन्स आ जाती हैं तो ईच लेन की जो विड्थ है वो 3.5 मीटर रहती है। तो ये बात आप ध्यान रखना, इसको याद कर लो, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं शोल्डर विड्थ की। पेव्ड और अनपेव्ड पोर्शन प्रोवाइडेड ऑन एजेस ऑफ रोड फॉर इमरजेंसी एग्जिट ऑफ व्हीकल। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक रोड के साथ एक आपने देखो कच्चा सा या तो अर्दन होता है, या कई बार उस पर टाइल्स लगा देते हैं अपन। तो वहाँ पे क्या होता है, जो हाई मूविंग व्हीकल्स हैं उनको रुकना पड़े, जैसे किसी को फ़ोन पे बात करना है, इमरजेंसी, काफ़ी थक जाते हैं, कर जाते हैं, थोड़ी देर व्हीकल को बाहर निकालते हैं ट्रैफिक से, और यहाँ के शोल्डर पे अपन रोक सकते हैं। तो अपने इमरजेंसी एग्जिट्स के लिए अपन ने क्या बनाया है, शोल्डर बनाया है कि यहाँ रोको, थोड़ी देर देख लो, कर लो, स्लो डाउन होकर यहाँ पे रोक सकते हो। तो अर्बन रोड के अंदर ये शोल्डर विड्थ जो दी गई है दैट इज़ 1.5 to 2 मीटर। नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवेज में 4.6 मीटर। क्यों इतनी बड़ी कर दी, क्योंकि वहाँ पे ट्रक्स चलते हैं और ट्रक्स के लिए ऑब्वियसली बड़ी विड्थ चाहिए होगी, तो 4.6 मीटर, इससे बड़ी। PMGSY हाईवे में 1.8 to 2.4 मीटर शोल्डर विड्थ होती है। और लो स्पीड व्हीकल जैसे कि साइकिल्स और बुलक कार्ट अगर यूज़ हो रहे हों एक पर्टिकुलर लोकेशन में, तो वहाँ पे 1.2 मीटर तक भी दे दिया जाता है शोल्डर विड्थ को। तो ये जो शोल्डर विड्थ है इसे भी याद रखो, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इन जनरल नहीं तो आप ये याद कर लो कि नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे में 4.6 है और बाकी सब में अबाउट 2 मीटर है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से आप ऑप्शन में चूज कर पाओगे एलिमिनेट करके कि हाँ कितना लेना है। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ 4.6 मीटर एंड नियर अबाउट 2 मीटर के आसपास वाला ऑप्शन टिक कर देना है, उससे काम चल जाता है, लगभग सही आंसर बैठ ही जाता है। तो अब एक प्रॉपर सिमेट्रिक डायग्राम देखते हैं, कैसे रोड होती है, क्या होता है उसके अंदर, क्या होता है। अभी अभी हमने देखा है कैरिज वे विड्थ, जिसके ऊपर व्हीकल्स चलते हैं, आप मोटरसाइकिल हो या फिर अपनी कार्स हों या हैवी व्हीकल्स हों, चाहे बस हो ट्रक हो, वो जिस पेव्ड रोड पे चलते हैं
उसे हम कहते हैं कैरिज वे। अब कैरिज वे के बगल में अर्दन यानी कि मिट्टी की हो या टाइल्स लगी हो ताकि व्हीकल्स का इमरजेंसी एग्जिट हो सके, उसे कहते हैं शोल्डर्स। वो शोल्डर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर उन शोल्डर के बगल में होता है ड्रेनेज सिस्टम। तो इस ड्रेनेज सिस्टम में वाटर जो है यहाँ से आके कलेक्ट हो जाता है एंड हमारी रोड फ्री हो जाती है वाटर से। फिर इस ड्रेनेज सिस्टम के बाद जो है कुछ छोटा सा पोर्शन आपने देखा होगा, अक्सर वो खाली सा रहता है, कोई बिल्डिंग अलाउ नहीं की जाती है या कम कंस्ट्रक्शन होता है, या अगर दुकानें भी होती हैं तो छोटा सा एक गैप होता है और उसके बाद शॉप स्टार्ट होती हैं। तो इस रीजन को हम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग जोन, या फिर हम बाउंड्री देखें जो ये ड्रेनेज के बाद से जहाँ पे पहली बार बिल्डिंग स्टार्ट होती है छोटी मोटी, तो इस बाउंड्री को हम कहते हैं रोड बाउंड्री। यानी कि यहाँ से ड्रेनेज से इस ड्रेनेज तक हम कह सकते हैं रोड लेन है, और इस लाइन को हम कहते हैं रोड बाउंड्री। इसके बाद रोड अब नहीं है, इसके बाद एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है। और फिर आती है बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन का क्या काम है? बिल्डिंग लाइन के बाद जो है छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन अलाउ कर सकते हैं, जैसे कि 1 स्टोरी की आप शॉप बना लो, कईयों पे बोलते 2 स्टोरी 3 स्टोरी बना लो, पर इससे ज़्यादा नहीं बनाना है। फिर उसके बाद आती है, इस बिल्डिंग लाइन के बाद आती है कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन के पीछे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कंस्ट्रक्शन पे, यानी कि आप चाहे 10 माले की बनाओ, कितनी बनाओ, बस परमिशन ले लो प्रॉपर डेवलपमेंट अथॉरिटी से, उसके बाद कितनी भी हाइट के बनाओ। बट बिल्डिंग जोन से लेकर कंट्रोल लाइन तक यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, और बिल्डिंग लाइन से रोड बाउंड्री तक अलाउड ही नहीं होता है। और उसके बाद तो आपको पता है ड्रेनेज सिस्टम है और शोल्डर्स है। तो ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, कंट्रोल लाइन इज कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग इज अलाउड बिटवीन बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन। बिल्डिंग लाइन on either side of this line on road side construction is prohibited। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आपको सिर्फ रोड मिल रही है, कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको देखने को मिलती है वो है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे इज एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर रोड। जनरली रोड लैंड इज राइट ऑफ वे। तो आप ये देख सकते हैं कि राइट ऑफ वे जो है कई बार, जैसे कि अगर हम सिटी की बात करें सबसे पहले, क्योंकि एग्जांपल सिटी में फिट होता है जो हमने यहाँ देखा है, तो यहाँ पे जो राइट ऑफ वे है वो हमारी ये रोड लेन हो गई, यानी कि रोड बाउंड्री से रोड बाउंड्री तक ये गवर्नमेंट ने ले ली। गवर्नमेंट ने बोला हाँ ये हमारा राइट ऑफ वे है, हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, ज़्यादा लोग रह रहे हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बट जैसे हम विलेजेस की बात करते हैं या नेशनल हाईवेज़ की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत बड़ी लैंड एक्वायर करती है। से रोड यहाँ से लेकर यहाँ तक गवर्नमेंट ने अभी रोड जो एरिया वो एक्वायर कर लिया, बीच में बनाया मीडियन और यहाँ बना दिया रोड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गवर्नमेंट ने एक्वायर की हुई है, बट अभी रोड बनाई है सिर्फ इतनी सी। ये बात ठीक है? आपने कई बार देखा भी होगा, कई बार आपने अगर बस से या ट्रेन से, यहाँ तक कि ट्रेन से भी देखोगे ना, तो आपको एक छोटा सा नीला सा एक खंबा लगा हुआ दिखता है, छोटा छोटा सा, रोड के साइड में भी दिख जाता है, उस पर कई बार लिखा होता है ROW, राइट ऑफ वे। वो ये बताता है कि गवर्नमेंट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा है, अभी भले ही से रोड यहाँ तक है, फ्यूचर में जब हम रोड को एक्सपेंड करेंगे तो हम हो सकता है कि राइट ऑफ वे तक ले जाएं। इसलिए राइट ऑफ वे यानी कि बड़ी लैंड ली जाती है ताकि हम इसको फर्दर यूज़ कर सकें फॉर फ्यूचर कंस्ट्रक्शन। तो राइट ऑफ वे क्या है ये भी आपको समझ आ गया। तो गाइस ये बात मैं लिख भी देता हूँ। तो मैंने ये फ्यूचर एक्सपेंशन वाला पॉइंट है ये भी मैंने अब ऐड कर दिया है, लैंड एक्वायर्ड ऑन विच रोड इज कंस्ट्रक्टेड एंड फ्यूचर एक्सपेंशन can also be done. So guys, this is all in this first part जो हमने अभी देखा, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में साइट डिस्टेंसेस की,
So before leaving, I request you guys, subscribe this channel, share it with your friends. If you have any query, mention it in the comment section below. Signing off. God bless you all.